भारत की आबादी और शहरीकरण में तेजी से वृद्धि होने के साथ शहरों के नगरपालिका बुनियादी ढांचे को अपडेट करने की गति एक बड़ी चुनौती रही है। एक नागरिक के रूप में हम जितना कचरा पैदा करते हैं, उसका सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण बढ़ा है। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहन देने से हमारे शहरों को प्रभावी ढंग से साफ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में देखिए कि भारत के शहरी स्थानों को किस प्रकार स्वच्छ बनाया जा सकता है। इसके लिए भारत के सबसे बड़े गाजीपुर लैंडफिल साइट से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। यहाँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपशिष्ट को कम करने के प्रयास में जुटा है। दिल्ली का ये बदनाम कचरे का पहाड़ 1984 से लगातार आकार ले रहा है। EDMC के लिए ये एक कठिन चुनौती और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन ऐसी ही समस्याओं का सामना भारत के सभी शहरों को करना पड़ रहा है। यहाँ हम देखेंगे कि गाजीपुर में कचरे की खुदाई किस प्रकार की जा रही है और कैसे इसे विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ट्रॉमल मशीनों द्वारा अलग किया जा रहा है, जैसे कि कचरे के संयंत्र में ऊर्जा पैदा करने में इसका उपयोग, निर्माण कार्यों के मलबे का उपयोग खड़ंजे और निर्माण सामग्री बनाने के लिए और गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे लैंडफिल तक पहुँचने वाले कचरे को कम किया जा सकता है और इसकी सामग्री को संसाधित करके अधिक प्रभावी ढंग से फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित 70 एकड़ का गाजीपुर स्थल एशिया के सबसे बड़े लैंडफिल स्थलों में से एक है। यहाँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी से प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मीट्रिक टन ठोस कचरा पहुँचता है। 2002 में ही गाजीपुर साइट की वहन क्षमता अपने चरम पर पहुँच गई थी, लेकिन अब भी विभिन्न नगर पालिकाओं के कचरे से लदे सैकड़ों ट्रक यहाँ रोजाना आते हैं और इसकी वजह है दुनिया के तमाम बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी अब अपने कचरे को संभालने के लिए जगह बची ही नहीं। लेकिन पिछले कई दशकों में पनपी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। 1984 में जब गाजीपुर साइट की शुरुआत हुई थी, तब से यहाँ लगभग 140 लाख टन कचरा एकत्र हुआ है, जिससे इस लैंडफिल साइट के करीब रहने वाले लोगों के लिए जीवन खतरनाक बन गया है। मानसून की वजह से ये साइट ढह गई, जिससे 2 लोग मारे गए। इस घटना का संज्ञान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया था और उसने पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली के अन्य नगर निगमों को दिल्ली की बढ़ती कचरे की समस्या का समाधान खोजने का निर्देश दिया था। विशेष रूप से गाजीपुर में आने वाले कचरे को अधिक कुशलता से संसाधित करने और मौजूदा कचरे के पहाड़ को कम करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसके लिए EDMC यानी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ट्रोमिल मशीन कम बैलिस्टिक सेपरेटर की व्यवस्था की। ये एक यांत्रिक स्क्रीनिंग मशीन है जो प्रभावी रिसाइकलिंग और कचरे की स्क्रीनिंग करती है। ये मशीन रोटेटिंग ड्रम तकनीक पर आधारित है, जो ठोस कचरे को निष्क्रिय सामग्री से अलग करती है। गाजीपुर में EDMC ऐसी 20 ट्रॉमिल मशीनें लगा चुकी है। ये मशीनें प्रतिदिन औसतन 3000 मीट्रिक टन कचरे को संसाधित करती हैं। One of the EDMC में हर कर्मचारी और आम नागरिकों का सपना है कि गाजीपुर डंप साइट की ऊंचाई में कमी आए, इसलिए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और अब तक इसकी ऊंचाई 12 मीटर कम हो गई है। इस दौरान पिछले 4 महीने में मानसून से पहले हमने काफी तेजी से काम किया है और लगभग 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे को संसाधित किया गया है और उसे लाभदायक इस्तेमाल के लिए भेजा गया। और साथ ही हमने SLF में पहुँचने वाले ताज़ा कचरे को भी कम किया है, क्योंकि
कचरे को SLF में कम नहीं करेंगे तो भविष्य में इसे कम करना या इसका निस्तारण करना बहुत मुश्किल होगा। Fresh waste which is reaching the SLF site. ट्रोमेल स्क्रीन के बेलनाकार ड्रम की सतह पर अलग अलग आकार के कई छेद होते हैं और ये गोल गोल घूमते हैं। जब ड्रम घूमता है तो स्क्रीन एक विशेष आकार के कचरे को अलग करके उसका एक ढेर बनाती है और जो कचरा छेद के आकार से बड़ा होता है वो सिलेंडर के पीछे रह जाता है। ये मशीन सूखे और गीले दोनों तरह के कचरे के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रोमेल मशीनें काफी प्रभावी और उपयोगी हैं, जो ठोस कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि कचरे की रिसाइकलिंग और उसका फिर से उपयोग तभी संभव है जब इसे ठीक से अलग किया जाए। कचरे की छंटाई की क्षमता के आधार पर ये मशीनें विभिन्न व्यास और लंबाई के साथ विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। इसलिए इनका उपयोग छोटी नगर पालिकाओं में भी कचरे की छंटाई के लिए किया जा सकता है। ट्रोमेल मशीन कचरे को 3 प्रमुख श्रेणियों में अलग करती हैं। एक निर्माण और तोड़फोड़ वाला कचरा, 2 ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए प्लास्टिक और जलने वाला कचरा तथा 3 संवर्धी मिट्टी और निष्क्रिय कचरा। लगभग 15% कचरे का उपयोग RDF यानी रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल के रूप में किया जाता है। इसे बिजली बनाने के लिए गाजीपुर के ऊर्जा संयंत्र में भेजा जाता है। EDMC के निर्माण और तोड़फोड़ कचरा संयंत्रों से लगभग 20% कचरा ईंट, टाइल और रेत बनाने के लिए भेजा जाता है। इस इकट्ठा किए गए कचरे में आधे से अधिक मिट्टी जैसी सामग्री होती है, जिसका उपयोग निचले इलाकों को भरने के लिए किया जाता है। इसे NTPC के इको पार्क में भी भेजा जाता है, जहां इस तरह का अब तक 8000 टन कचरा ले जाया जा चुका है। बचा हुआ कचरा EDMC के पार्कों में भेजा जाता है। EDMC ने सड़क निर्माण में निष्क्रिय सामग्री के उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। And at the same time, समस्या इसके प्रसंस्करण में नहीं बल्कि इसके जो उत्पाद मिलते हैं उसके निपटान में है। हमें निष्क्रिय चीजों का निपटान करना है। उपयोगकर्ता और एजेंसी के बीच इस निष्क्रिय सामग्री की गुणवत्ता के उपयोग के बारे में आशंका होती है कि इससे उनके उत्पाद लाभदायक होंगे या नहीं। इसके लिए हम पश्चिमी विनोदनगर में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि ये कंक्रीट के कॉम्पैक्शन के लिए भी उपयोगी हो सकता है। showing that this inert can be useful for compaction of concrete also. गाजीपुर साइट पर कई सालों से डंप किए जा रहे कचरे का पहाड़ 65 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो गया है और इसके क्षैतिज विस्तार के लिए अब जमीन नहीं बची है। लेकिन इन ट्रोमेल मशीनों के लग जाने से कुछ जगहों पर पहाड़ की ऊंचाई 12 मीटर तक कम हो गई है। इस ऊंचाई को और भी कम करने के लिए ट्रोमेल्स मशीनों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। EDMC वर्ष 2024 के अंत तक गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पड़े पुराने कचरे को 100% संसाधित करने की योजना भी बना रही है। दिल्ली के 5 निगम, जिनमें 280 से अधिक नगरपालिका वार्ड हैं, प्रतिदिन लगभग 14,000 टन ठोस कचरा पैदा करते हैं। इस शहर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 550 से 600 ग्राम कचरा उत्पादन करता है, जो भारत में सबसे अधिक है। इसमें से MCD प्रतिदिन 10,500 टन से अधिक कचरा एकत्र करती है। शहर में 6,100 TPD की प्रसंस्करण क्षमता है, जिसमें 2 भस्मीकरण संयंत्र और 2 केंद्रीकृत खाद्य इकाइयां शामिल हैं। दिल्ली के 3 डंपिंग स्थलों ओखला, भलसवा और गाजीपुर में लगभग 4,600 TPD का निस्तारण किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम 2018 के तहत लैंडफिल में फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने के लिए बायोमेथेनेशन, खाद और बायोडिग्रेडेबल कचरे के जैव स्थिरीकरण के तरीकों जैसे कि विकेंद्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य परिवहन लागत के साथ साथ
लैंडफिल में कचरे को डंप करने से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों के लिए कचरे की छंटाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। What happens when people don't source segregate? जब लोग जहाँ कचरा पैदा होता है अगर वहीं कागज और प्लास्टिक की छटाई नहीं करते तो ये दूषित हो जाता है और फिर कभी कभी कचरा इकट्ठा करने वाले उसकी छटाई के लिए समय नहीं निकालते तो यह सब लैंडफिल में भेज दिया जाता है। इसलिए आप काफी कुछ ऐसे संसाधन बेकार कर देते हैं जिन्हें बचाया जा सकता था, जिसे आप कचरे से निकाल सकते थे। ऐसा नहीं होता है तो यह सब लैंडफिल की मात्रा बढ़ाते हैं। फिलहाल दिल्ली में 3 लैंडफिल हैं, एक ओखला, दूसरा भलसवा और तीसरा गाजीपुर में है। ये सब पहले से ही अपनी चरम क्षमता को पार कर चुके हैं। गाजीपुर में एक घटना हुई थी जिसमें लैंडफिल का एक हिस्सा गिर गया था और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। इसलिए कचरे को लैंडफिल में जाने से पहले ही उसकी छटाई करनी चाहिए। And this is one of the biggest reasons why we should look at source segregation. दिल्ली में नगरपालिका स्तर पर काम करने वाले दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेंसियां जैसे कि NDMC और दिल्ली छावनी परिषद को भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बागबानी, पार्क और बागीचे के कचरे को पहले की तरह फेंकने के बजाय वहीं संसाधित किया जाए जहां ये पैदा होता है, यानी पार्क और बागीचों में। खाद क्या होती है? ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें बड़े पैमाने पर सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये आमतौर पर पौधे और खाद्य अपशिष्ट को विघटित करके और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकिल करके तैयार किया जाता है। खाद में आमतौर पर लगभग 2% नाइट्रोजन, 0.5 से 1% फास्फोरस और लगभग 2% पोटेशियम होता है। बागीचों, बागबानी, शहरी कृषि और खेती में मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए खाद उपयोगी होती है। ये मिट्टी की संरचना में भी सुधार करती है, पौधों के लिए पोषक तत्वों को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है और मिट्टी में लाभकारी जीवाणुओं को बढ़ाती है। एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री सर अल्बर्ट हावर्ड ने मैनुअल और आधुनिक खाद को व्यवस्थित किया था। 1905 में भारत में रहने वाले सर हावर्ड ने जीवन के लगभग 30 साल जैविक बागबानी और खेती के साथ प्रयोग करते हुए बिताए। उन्होंने 1931 की शुरुआत में गड्ढे में खाद बनाने की प्रणाली विकसित की और इसे अल्बर्ट हावर्ड और यशवंत डी वार्ड द्वारा लिखित द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, देयर यूटिलाइजेशन एज ह्यूमस नामक एक किताब में प्रकाशित किया। इसे बाद में आचार्य और सुब्रमण्यम द्वारा विकसित किया गया था। इसकी विधियों और पारंपरिक रूप से खाद बनाने की इंदौर और बेंगलोर विधियों के रूप में जाना जाता है। खाद बनाने में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का सूक्ष्म जीवी अपघटन होता है। जैविक या बायोडिग्रेडेबल कचरे को मिट्टी जैसे पदार्थ या खाद में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए खाद के रूप में किया जाता है। खाद बनाने के महत्व पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, जबकि यह प्रक्रिया हमारे घरों से जैविक कचरे को उसके शुरुआती वजन के 20 से 30% तक कम कर देती है और इसे एक उपयोगी उत्पाद में बदल देती है। खाद बनाने की प्रक्रिया में 4 मुख्य घटक शामिल होते हैं: कार्बनिक पदार्थ, नमी, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया। खाद बनाने की प्रक्रिया के लिए नमी काफी महत्वपूर्ण है। यदि ढेर बहुत अधिक सूखा है तो अपशिष्ट पदार्थ बहुत धीरे धीरे विघटित होंगे और बैक्टीरिया द्वारा पौधों की सामग्री को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद बनाने की प्रक्रिया में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव अहम कर्मी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने पर कचरे में मौजूद बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को उपयोगी खाद में बदल देते हैं। खाद बनाने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि खाद के ढेर का आकार, खाद बनाने के लिए सामग्री का प्रकार, सामग्री का सतह क्षेत्र और ढेर को पलटने की बारी। सामान्य तौर पर खाद को औसतन 4 से 5 सप्ताह में पलटा जाता है। इस तरह पलटने से खाद लगभग 3 महीनों में तैयार हो सकती है। ठंड के मौसम में बैक्टीरिया की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, जिससे खाद बनाने की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है। यदि नगरपालिका के कचरे को घरेलू स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर, यानी जहां कचरा पैदा हो वहीं पर खाद बनाई जाए, तो इसे उपचारित करने या लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां कचरे में 40 से 60% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे कचरे को उन शहरों में जहां कचरा इकट्ठा किया जाता है और खाद बनाई जाती है,
वहां विकेंद्रीकृत खाद संयंत्र लगाकर कचरे को कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जा सकता है। If you're not recycling, if you're not segregating your waste, यदि आप रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, यदि आप अपने कचरे की छटाई नहीं करते हैं, तो आगे लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे से संसाधन निकालना बहुत मुश्किल होता है। लैंडफिल पर यह डिकम्पोज हो जाता है और मीथेन बनाता है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। मीथेन की वजह से लैंडफिल में आग लगती है, इसलिए जो भी संसाधन निकाला जा सकता था वो वहाँ सब बर्बाद हो जाता है, जिसमें कागज और प्लास्टिक सब जल जाता है। यह एक तरह से संसाधनों की बर्बादी है। and then it's a waste of resource there. स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के तहत देश भर की नगर पालिकाएं ठोस कचरा प्रबंधन रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में खाद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और यहाँ तक कि घरेलू स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। एक अन्य विकेंद्रीकृत प्रक्रिया जो लैंडफिल के लिए अपशिष्ट भार को कम करने और उपयोगी अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करती है, वो है बायोमिथेनाइजेशन। इस तकनीक से उपयोगी बायोगैस उत्पन्न होती है और इससे लैंडफिल में फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा भी काफी कम हो जाती है। बायोमिथेनाइजेशन का इतिहास प्राचीन काल से ही ज्वलनशील गैस को दुनिया के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय दरारों से रिसने के लिए जाना जाता है। तलछटीय और दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली दहनशील हवा के साथ इतालवी भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ एलेसेंड्रो वोल्टा के प्रयोगों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा और मीथेन के जैविक गठन के अध्ययन का वैज्ञानिक आधार तैयार किया। दिलचस्प बात यह है कि वोल्टा बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में जाने जाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक और मीथेन के खोजकर्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है। बायोमिथेनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूक्ष्म जैविक रूप में कार्बनिक पदार्थों को अवायवीय परिस्थितियों में बायोगैस में बदला जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों के 3 मुख्य शरीर क्रियात्मक समूह शामिल होते हैं: किण्वन बैक्टीरिया, कार्बनिक अम्ल ऑक्सीकृत बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्किया। ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए बायोमिथेनेशन तकनीक एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में उभरी है। अपशिष्ट भार को लगभग 50% तक कम करने के अलावा बायोमिथेनेशन बायोगैस, खाद व्युत्पन्न और पोषक तत्वों को बढ़ाता है। बायोगैस मेथनोजेनेसिस नामक अवायवीय जैविक प्रक्रिया का एक उत्पाद है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया को बायोमिथेनाइजेशन भी कहा जाता है। बायोगैस बायोमिथेनाइजेशन का सह उत्पाद है जो मीथेन यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अवशेष गैसों का मिश्रण है। बायोगैस के मानक अनुप्रयोगों में हीटिंग और बिजली उत्पादन शामिल है। ये गैस कैसे बनाई जाती है, इसे देखने के लिए हमने नई दिल्ली के शास्त्री पार्क में बने एक ऐसे ही संयंत्र का दौरा किया। इस संयंत्र में गीले कचरे को बायोमिथेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा बायोगैस में परिवर्तित किया जाता है और फिर बायोगैस का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इस संयंत्र की क्षमता 5 टन प्रतिदिन है। ये प्रतिदिन 450 किलोवाट प्रति घंटा बिजली उत्पन्न करता है, जिसमें से लगभग 200 किलोवाट घंटा बिजली संयंत्र के रोजाना संचालन में उपयोग की जाती है और बाकी को ग्रिड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। We have set up 2 5-ton plants of biomethanization. हमने मिथेनेशन के द्वारा जैविक कचरे से बिजली बनाने के लिए 2 5 टन के संयंत्र स्थापित किए हैं और हमारे पास 1 टन क्षमता वाले 10 संयंत्र भी हैं। इसके अलावा पहले से ही प्रतिदिन 100 टन जैविक कचरे वाली एक परियोजना चल रही है। विशेष रूप से गोबर के इस्तेमाल का कार्य प्रगति पर है और हमें उम्मीद है कि यह भी जल्दी ही स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा 1200 टन वाला बायोमिथेनाइजेशन प्लांट पर भी योजना चल रही है और हमें उम्मीद है कि अगले साल तक यह भी चालू हो जाएगा। In planning stage and again we hope that by end of next year it will be operational. आइए देखते हैं कि ये संयंत्र कैसे काम करता है।
नगर निगम की गाड़ियां प्लांट में गीला कचरा लाती हैं। फिर कचरे की छंटाई की जाती है और इसमें से प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं को अलग किया जाता है। इस अलग किए गए कचरे को फिर क्रशर मशीन में डाला जाता है, जो फीड को एक गाढ़े घोल में बदल देता है। इस घोल को फिर डाइजेस्टर में डाला जाता है, जहां इसे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर जमा किया जाता है। 20 दिनों के बाद फीड से बायोगैस निकलने लगती है। फिर इस बायोगैस को स्थानांतरित किया जाता है और एक विशेष कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, जिसे बैलून कहा जाता है। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर भी होता है। सल्फर को हटाने के लिए बायोगैस को स्क्रबर नामक फिल्टर के माध्यम से गुजारा जाता है, जो सल्फर को अवशोषित करता है और बाकी बची हुई मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बचे हुए घोल को लगभग 20 दिनों के बाद खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद बनाने और बायोमिथेनाइजेशन की तकनीकें अपनी मीथेन उपयोग क्षमता के कारण कार्बन फाइनेंस का लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि ऐसी प्रक्रियाएं न केवल ठोस कचरे के भार को कम करती हैं, बल्कि इसमें से मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर पर्यावरण की रक्षा भी करती हैं। बायोडिग्रेडेबल या जैविक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोककर खाद बनाने वाले संयंत्र मीथेन गैस उत्सर्जन को काफी कम करते हैं और इस कमी को उत्सर्जन में कमी के रूप में दर्शाया जा सकता है तथा इससे कार्बन फंड में कमाई की जा सकती है। एक अच्छी कचरा प्रबंधन प्रणाली चलाने के लिए जो जरूरी होता है वो सब कुछ भारत में उपलब्ध है। अपशिष्ट प्रसंस्करण श्रृंखला को चलाने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी कौशल और मानव संसाधन यहाँ मौजूद हैं। इसलिए इसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने तकनीकी जानकारी, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध करवाया है, लेकिन कचरे का उत्पादन करने वाले नागरिकों को भी इसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि कचरे के पैदा होने वाले स्थान पर ही उसे प्रभावी ढंग से रिसाइकल और फिर से उपयोग में लाया जा सके और कम से कम कचरा लैंडफिल में जाए। नगर पालिकाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी प्रक्रियाओं का उपयोग करके कचरे के उपचार के लिए बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक समाधान और प्रक्रियाएं अपनाने की जरूरत है। अपशिष्ट प्रसंस्करण में वास्तव में नौकरी पैदा करने की क्षमता है और वित्तीय विशेषज्ञों का आकलन है कि अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण से सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे नौकरियां पैदा होती हैं और खराब स्वच्छता के लिए हम जो पर्यावरणीय कीमत चुकाते हैं वो समय के साथ कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छ भारत ही एक स्वस्थ भारत है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर ले जाएगा।